लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विषय में पिछली क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था। महान्यायवादी के विषय में, अटॉर्नी जनरल के विषय में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो महत्वपूर्ण जो संसद का एक अंग आपका है लोकसभा, राज्यसभा, इनके विषय में हम लोगों को अध्ययन करना है। ठीक है, यहाँ से भी हमारे प्रश्न उठने की संभावना प्रबल रहती है। तो आप लोग हेडिंग डालिए लोकसभा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को से मिलकर किया जाता है। यानी कि जब कभी संसद का जिक्र आएगा तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति तीनों शामिल है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति का जब सिग्नेचर होता है तभी वो अधिनियम बनता है। ठीक है, इसलिए संसद के विषय में एक प्रश्न आ भी चुका है तो बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन दिमाग में लोगों को नहीं आ पाता। संसद का नाम लेते ही दिमाग में लगता है या तो लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। राष्ट्रपति थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, लेकिन संसद का गठन तीनों से मिलकर बनता है। ठीक है, हमने राष्ट्रपति के विषय में अध्ययन किया, उपराष्ट्रपति के विषय में अध्ययन किया। अब हम आते हैं लोकसभा में। लोकसभा और राज्यसभा का पहली बात, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 79। आर्टिकल कितना है? 79, अनुच्छेद 79। अब एक आर्टिकल है 80 और दूसरा है 81। ये तीनों आर्टिकल के विषय में आप लोग जानते रहें। 79 में कहा गया है, 79 में कहा गया है कि एक संसद, भारत के लिए एक संसद होगी। ठीक है, एक पार्लियामेंट होगी। ठीक है, यह 79 में लिखा है, बस केवल इतना। और 80 में क्या है? राज्यसभा के विषय में, और 81 में लोकसभा के विषय में बातें कही गई। आर्टिकल 81 के द्वारा लोकसभा और आर्टिकल 80 के द्वारा राज्यसभा के विषय में बातें की गई। ठीक है, यहां हम देखते हैं कि लोकसभा, इसको निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन। राज्यसभा, इसे उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन। लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन। इसको उच्च सदन और द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय सदन। ठीक है, आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव, यह चुनाव जैसे लगता है कि त्योहार की भांति लिया जाता है, और काफ़ी गहमा गहमी लोकसभा के चुनाव में हमको नजर आता है। ठीक है, इसी लोकसभा के प्रति हमारा मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, आर्टिकल 75(3). ठीक है, इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं पहले हम देखिए। है तो 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा, लेकिन हम पहले जो लोकप्रिय सदन आपका है, जो निम्न सदन है और प्रथम सदन जिसे कहा जाता है, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले हम उठाते हैं लोकसभा।
लोकसभा आर्टिकल 81। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जब लोकसभा की गठन की बात की गई थी तो उस समय उसके सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। मूल संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500 थी। ठीक। इसके बाद 2 संशोधन हुए, एक 7वां और दूसरा 31वां संशोधन। ठीक। 7वां 1956 और 31वां 1974। ठीक। 7वें के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 की गई और 31वें के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 से बढ़ाकर 545 की गई। ठीक है। इन 545 सदस्यों में, अच्छा फिर एक बार आप थोड़ा सा और आगे बढ़े। 1987 में गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। गोवा दमन दीव पुनर्गठन, ठीक, अधिनियम ये पारित हुआ। तो इसमें कहा गया कि इस बात का भी जिक्र किया गया कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 552 हो सकती है, अधिकतम 552। ठीक है। अब हम आज यहीं पे आके रुके हुए हैं। मेरे यहाँ इलेक्शन तो 543 का होता है, 543 का इलेक्शन होता है। 2 इसमें एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं तो 545 हो जाता है। लेकिन अधिकतम संख्या अगर कभी पूछे आपसे कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? 87 गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। ठीक है। अब हम रिपीट कर दे रहे हैं, आपके दिमाग में बैठा लीजिए। मूल संविधान में सदस्यों की संख्या 500, 7वां के बाद 525 हुआ 1956 और फिर 31वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सदस्यों की संख्या 545 की गई। और फिर गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत ये कहा गया कि अधिकतम संख्या लोकसभा की कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। ठीक है। अब हम सदस्यों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम आते हैं कि ये 552 सदस्य में कहाँ कहाँ के सदस्य शामिल होंगे, कैसे? देखिए, हमारे यहाँ भारत एक संघ होगा। संघ में क्या है? एक तो संघ है आपका है राज्यों का, और फिर संघ शासित राज्य भी इसमें शामिल है। आपको पता होगा चंडीगढ़ है, दमन दीव है, दादर नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दिल्ली है, पौंडीचेरी, ये सब मेरे संघ शासित राज्य। अब तो लद्दाख और जम्मू को भी, कश्मीर को भी बना दिया गया, 2 भागों में तोड़ दिया गया। ठीक है। अभी तो वर्तमान में ये है। ठीक है। तो अब हम जो 552 मैक्सिमम है, इसकी सिर्फ इतना करिएगा, इसको जानते रहिएगा कि इससे अधिक सदस्य नहीं हो सकते। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे यहाँ जो सदस्य चुने जाते हैं वो कितने? 545। ठीक है। इन 545 सदस्यों में कहा गया है कि राज्यों के द्वारा राज्यों के द्वारा 533 ठीक है, और सॉरी 530
ठीक। और केंद्र शासित जो प्रदेश है, केंद्र शासित राज्य है, ठीक, उनके द्वारा 20 और मनोनीत कितना है 2, टोटल कितना हो गया 552। ये होने चाहिए, लेकिन होता क्या है, होता क्या है कि राज्यों के द्वारा 530 चुने जाते हैं, केंद्र शासित के द्वारा 13 चुने जाते हैं, ठीक, और मनोनीत कितने होते हैं, मनोनीत 2 होते हैं, ठीक है। तो 530, 13 और 2 मिला के कितने हो गए 500। ये मेरा इलेक्शन होता है, ठीक है। अगर मनोनीत छोड़ दिया जाए तो इलेक्शन कितने पे होगा, 530 और 13 543 पे इलेक्शन होता है, ठीक है। और निर्धारित कितना किया गया कि अगर 552 होगा तो संघ के कितने होंगे 20 होंगे, 530 राज्यों के होंगे और 2 मनोनीत होंगे, ठीक है। अब देखिए, ये तो सीटों की संख्या हो गई। सीटों की संख्या जो कि विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं, तो राज्यों का क्या है, सीट कैसे निर्धारित होगी। तीनों ने जनसंख्या को आधार बनाया कि प्रत्येक राज्य में जितनी जनसंख्या होगी उस जनसंख्या के अनुपात में उस राज्य को सीट दी जाएगी। यानी कि प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के अनुपात और सीटों के अनुपात में, जनसंख्या और सीटों के अनुपात में समरूपता बनी रहेगी, ठीक है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपको उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या, ठीक है, आपके 5 करोड़ है, 5 करोड़, ठीक। दूसरे राज्य की जनसंख्या आपकी 2 करोड़। अब 5 करोड़ जहां जनसंख्या होगी, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित करने की बात यहां पर हुई है, ठीक है। तो 10 लाख की जनसंख्या पर 5 करोड़ में कितनी सीट इनको मिलनी चाहिए इस राज्य को, 1 करोड़ पे 10 सीट होनी चाहिए, 5 करोड़ पे कितनी सीट 50 सीट होनी चाहिए, ठीक। 2 करोड़ के हिसाब से उनको 20 सीट मिलनी चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से जनसंख्या, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, इस तरीके से जनसंख्या के अनुपात में सीटों को का डिवीजन हुआ है, ठीक। और इन डिवीजन के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रश्न हमारे कमीशन के द्वारा पूछा भी गया है कि किस राज्य को कितनी सीटें अलाट हुई हैं। और कभी कभी तो प्रश्न ये भी आया है कि किन 2 राज्यों की सीटों में समानता है लोकसभा की। अब इतने राज्य हैं, उन राज्यों में कितनी सीट है, ये सीटें भी आपको दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है। और ये प्रश्न मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मेहनत आप कर लेंगे तो ये प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप उस तरीके से राज्यों के सीटों को भी दिमाग में रखिएगा, ठीक। अब देखिए जनसंख्या क्या है, उन्होंने कहा 1971, पहले क्या था, 1971 की जो जनगणना थी उसके आधार पर सीटों का आवंटन किया गया था। उसके बाद कहा गया 2002 में 84वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें ये कहा गया कि लोकसभा के राज्यों की लोकसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा, तक कोई बदलाव नहीं। यानी कि 2000 और आधार किसको माना, 1991 की जनगणना को आधार बनाया। इसके पहले 1971 की जनगणना को आधार बनाकर सीटों की संख्या अलाट की गई थी। अब इसने क्या कहा कि 2002 में 84वां संविधान संशोधन करने पर कहा कि 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और 1991 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या तय की जाएगी।
ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। हेलो, जी तो समझ आ रही है। जी सर। अच्छा ठीक। अब ये क्लियर हो गया कि 2026 तक सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जनगणना आधार किसको बनाया? 1991 की जनगणना। अब हम आगे आते हैं पूरे भारत में जो राज्य है, इस जनगणना के आधार पर भारत के राज्यों को कितनी कितनी लोकसभा की सीटें अलॉट की गई थी। अगर हम ऊपर से चलते हैं, भारत के राज्य ऊपर से जम्मू कश्मीर से आप लोग नोट करते भी जाइएगा। जम्मू कश्मीर, यहां पर 6 सीट लोकसभा की। जम्मू कश्मीर से जब नीचे हम आते हैं तो हम एक आपको पंजाब लेते हैं। पंजाब, यहां पर 13 सीट दिया गया। हिमाचल प्रदेश 4 सीट। हरियाणा 10 सीट। ठीक, अब हरियाणा से सटा हुआ हम पहले ले लेते हैं अपने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को। पहले उत्तर प्रदेश में जब डिवीजन नहीं हुआ था, 2 भागों में बटा नहीं था, तो 85 सीट थी। आज क्या है, उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड में 5 सीट और अपने उत्तर प्रदेश में 80 सीट, ये आपके लोकसभा की है। यहां आने के बाद हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो बिहार और झारखंड है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। बिहार 40 सीट और झारखंड 14 सीट। ठीक, ये हुआ। और फिर हम थोड़ी चर्चा और नीचे आते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चूंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक भाग था, बिहार झारखंड दोनों एक में थे, तो हम मध्य प्रदेश में जब आते हैं तो मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या 29 और छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या 11। ठीक है, ये आपके हो गए। अब थोड़ा सा पश्चिम की तरफ चलते हैं। पश्चिम में आपका राजस्थान। ठीक, अच्छा यहां थोड़ी और मैं रुक के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को भी ले लेता हूं, क्योंकि ये आपके पूर्व के क्षेत्र हैं। तो पश्चिम बंगाल में 42 है और उड़ीसा में इसका जस्ट हाफ है, 21। ठीक है, अब हम पश्चिम की तरफ जब आते हैं तो पश्चिम की तरफ राजस्थान में 25 सीट, गुजरात में 26 सीट और महाराष्ट्र में 48 सीट। ठीक है, ये हो गए। अब हम नीचे के राज्यों में आते हैं, जो आपके दक्षिण भारत के 4 राज्य पहले माने जाते थे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, दक्षिण के जो राज्य हैं उन राज्यों में आंध्र प्रदेश का विभाजन हो चुका है। आंध्र प्रदेश विभाजन हुआ और क्या बना, तेलंगाना बन गया। तेलंगाना 2014 जून 2014 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था। तो हम दक्षिण की तरफ जब आते हैं तो कर्नाटक, यहाँ आपके 28 सीट। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं केरल, यहाँ पर 20 सीट। तमिलनाडु यहाँ पर 39 सीट, 39। और आंध्र प्रदेश में
आंध्र प्रदेश में 25 और तेलंगाना में 17। ठीक, 17। मुझे याद है 17 और 25 मिला दिया जाए तो 42 होता है। एक बार प्रश्न आया था जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे, तो उसमें प्रश्न पूछा था वो कौन से दो स्टेट है जहां पर लोकसभा की सीटों की संख्या समान है। ठीक है, वो कौन सा स्टेट है जहां पर लोकसभा की सीटों की संख्या समान है। तो ये 25 और 17 मिला दिया जाए तो 42 हो गया। ये आंध्र प्रदेश का था और पश्चिम बंगाल का भी 42 था। एक प्रश्न काफी गूढ़ था, हम लोग उस समय बहुत ध्यान तो नहीं दिए थे, लेकिन उसके बाद इस पर चर्चाएं होने के बाद क्लियर हुआ। तो उस समय आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीटों की संख्या समान हुआ करती थी। ठीक है, और एक बार प्रश्न ये आया था कि लोकसभा की सीटों के घटते हुए क्रम में आप उसको ऑर्गेनाइज करिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और उससे कम कहाँ पे है। ठीक है, तो उसमें मुझे ध्यान है कि पंजाब और असम की बात आई थी। अब कंफ्यूजन था, असम को हम लोग सोचते थे कि छोटा सा राज्य है, ठीक है, पंजाब उससे बड़ा मानते थे, तो लगता था कि पंजाब में अधिक सीट है, लेकिन असम में 14 है और वहाँ पर पंजाब में कितना है आपका 13 सीट है। ठीक है, तो हम आपको इस साइड के पूरे राज्यों के विषय में मैंने बता दिया कि अच्छा एक छोटा सा राज्य पश्चिम का गोवा है, गोवा की चर्चा कर लेते हैं। गोवा में 2 सीट है। ठीक, जम्मू कश्मीर आप लोग एक एक ऊपर से लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग रखिएगा, इसमें कंसंट्रेशन करिएगा तो आ जाएगा। ऊपर कितनी है 6 है। ठीक है, उसके नीचे आएंगे पंजाब 13, हिमाचल 4, हरियाणा 6, उत्तराखंड 5, यूपी 80, बिहार 40, झारखंड 14, 29 मध्य प्रदेश, 11 छत्तीसगढ़। ठीक है, और फिर उसी के बगल जब बंगाल जाते हैं तो 42 है, उसके जस्ट नीचे उड़ीसा का हाफ है 21 है। इतना ये हो गया। और इधर जब पश्चिम की साइड में जाएंगे राजस्थान 25, गुजरात 26, महाराष्ट्र 48 और उसके बगल में गोवा। ठीक, और फिर दक्षिण की साइड में जब हम जाएंगे तो दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 42 थी, उसको जब बांटा गया तो 25 आपके आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में 17 सीट हुआ। कर्नाटक में 28, तमिलनाडु में 39 और केरल में 20 सीट। ये हुआ। अब हम दक्षिण पूर्व की तरफ जाएंगे, उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ कई बार पूछा है कि सीटों के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में इसको अरेंज करना है राज्यों को। तो सीटों की संख्या आपसे निवेदन है कि आपको याद कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको जिसको लिखना हो लिख ले, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं। चलिए, अब हम पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें सीटों की संख्या आपको बता दें। एक आप अरुणाचल प्रदेश और उसी से सटा हुआ आपका नागालैंड। ठीक, और नागालैंड के बाद आप नीचे जब आएंगे बांग्लादेश का जो है एक त्रिपुरा और दूसरा मेघालय। ये 4 ऐसे हैं जहां पर सीटों की संख्या 2 है चारों में। ठीक, ये बांग्लादेश से सटे हुए जो ये है, ठीक है, त्रिपुरा और मेघालय, यहाँ पर 2 सीट है, और उधर अरुणाचल और नागालैंड, ठीक है, यहाँ पर 2 सीट है। तो 2-2 सीट यहाँ पर हो गई। और शेष जो राज्य आपके बचते हैं, जैसे आपका मिजोरम हो गया,
मिजोरम हो गया, उसके बाद सिक्किम हो गया, ठीक। और कौन सा राज्य बच रहा है? अच्छा हाँ, असम। असम में सीटों की संख्या आपके सबसे अधिक यहाँ पूर्वोत्तर में असम में 14 सीट है, 14 सीट, ठीक है। और यहाँ पर आपकी एक एक सीट है। असम में 14, अरुणाचल नागालैंड 2-2, त्रिपुरा मेघालय 2-2, मिजोरम और सिक्किम में 1, और यहाँ पर असम में 1 2 3 4 5 6 7 1 और बच रहा है मणिपुर सर। मणिपुर में भी 1 है, मणिपुर में भी 1 सीट है, ठीक है। और शेष अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारे हैं, लक्षद्वीप है, दमन दीव है, लक्षद्वीप, दमन दीव और आपके दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार जो हमारे केंद्र शासित है, ठीक है। उसमें हम जरा देख लेते हैं केंद्र शासित में कहाँ कहाँ कितनी है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम फिर यहाँ देख लेते हैं केंद्र शासित में। पहला एक दिल्ली। दिल्ली में आप लोग चर्चाएं हमेशा रहती है राजनीति, 7 सीट है यहाँ पर। कभी कभी कहा जाता है भाजपा 7 सीट जीते, तो 7 यहाँ पर है। चंडीगढ़, ठीक, चंडीगढ़ में 1 है। नीचे हम आएंगे दमन दीव, वह 1 है। और दादर नगर हवेली यहाँ पर 1 है। लक्षद्वीप यहाँ पर 1 है। अंडमान यहाँ पर 1, और आपका पांडिचेरी यहाँ पर 1, ठीक है। ये आपके लोकसभा की सीटों की संख्या हुई, ठीक है। अब यहाँ एक गुण प्रश्न और उठता है कि लोकसभा में किस राज्य में अनुसूचित जातियों का आवंटन है, किस राज्यों में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया गया है, लोकसभा की सीटें आरक्षित की गई, किन राज्यों में जनजातियों की सीटें आरक्षित की गई है, और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई सीट आरक्षित नहीं है, ना अनुसूचित जाति की है ना अनुसूचित जनजाति की है, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर नोट कर लें तो फिर मैं आगे थोड़ा सा चलता हूँ। पहले सीटों के विषय में हो जाए, फिर लोकसभा के सदस्यों के बारे में चर्चाएं करेंगे, कैसे लोकसभा सदस्य बनते हैं, कौन मत देते हैं। 1 सीट है या 2 सीट? जी सर मणिपुर में 1 सीट है या 2 सीट है? 1 सीट है बेटा, जी सर। ठीक है। जी। आप देखिए, कम ऐसे करिएगा, जहां 2 सीट है वो पहले दिमाग में रखिए, तब याद होगा। जैसे अरुणाचल में, नागालैंड में, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय, गोवा, 5 ऐसे राज्य हैं जहां पे आपके पास 2 सीट है, ठीक है। ठीक सर। ये हो गया। अब हम आते हैं आरक्षण जो हुआ है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का, ठीक है। तो पूरे लोकसभा में अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है वो 78 सीट, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 41। थोड़ा सा आप हमको बताएं, हमारे घर के जस्ट सामने एक बारात जा रही है, ठीक है, और बारात में दूल्हे को यहीं से घुमाने का प्रोग्राम बना हुआ है। तो कुछ लोग बड़े मस्ती में हैं, आपको उससे डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? कोई समस्या नहीं? आवाज तो नहीं आ रही है आपको? सर इस बात
अच्छा आवाज तो आ रही बार बार, लेकिन आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई चलिए दे तब ठीक। मुझे इस बात का भय था, शुरू होने से पहले भी मुझे लग रहा था एकदम कान के पास में ही आवाज़ ज़बरदस्त थी। अब तो थोड़ा दूर चले गए हैं। ठीक है। अनुसूचित जात कितनी है? 78। जनजात कितनी है? 41। ठीक है, ये भी आप संख्या याद रखिएगा, यहाँ पे भी प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न ऐसा कह देगा कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है, कौन सा असत्य है, ऐसे करके वो किसी भी प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ना अनुसूचित जाति का आरक्षण है, ना अनुसूचित जनजाति का आरक्षण। आप पहले उसको देख लेते हैं। जो राज्य जहां पर अनुसूचित जाति ऑब्लिक कर देते हैं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण नहीं का मतलब यहाँ पर इनके लिए सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है, तो उनकी जो उनका वो है, एक पहला जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। दूसरा नीचे आ जाते हैं गोवा। दो ये हो गए, और फिर पूर्वोत्तर की साइड में चलेंगे। पूर्वोत्तर में आपको 3 राज्य मिलेंगे। एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपका नागालैंड, और तीसरा सिक्किम। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर ना एससी का और ना एसटी का किसी का आरक्षण नहीं। ठीक है, यद्यपि आप देखते हैं यहाँ पे भी 2 सीट, यहाँ 2 सीट, यहाँ 2 सीट, यहाँ 2 सीट है। ठीक है, लेकिन यहाँ रिजर्वेशन नहीं है। तो आपके जम्मू और फिर उसी के जस्ट नीचे जब आएंगे तो पश्चिम साइड में आपको गोवा मिलेगा। ठीक, और उसके बाद पूर्वोत्तर के 3 अरुणाचल, नागालैंड और सिक्किम। ठीक है, यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, किसका रिजर्वेशन नहीं है? अनुसूचित जनजाति। यहां मैं लिख देता हूं। उस राज्य में आप फिर दिमाग में रखिएगा, ऊपर से आप चलिए। ऊपर से जब आप चलेंगे तो आपको मिलेगा पहला जम्मू कश्मीर, एक ये मिलेगा। नीचे उसके जस्ट आएंगे फिर पंजाब के बगल में आप हिमाचल प्रदेश के बगल में हरियाणा। देखिए, हरियाणा के बाद उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, यहां पर भी नहीं है एसटी का, और फिर बिहार। यहां इतना लेते हैं। ठीक है, जम्मू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। अब फिर हम आते हैं साउथ की तरफ। साउथ में एक आपका पश्चिम में गोवा और केरल और कर्नाटक। ठीक है, ये राज्य है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इसके बाद हम आते हैं उत्तर पूर्व की तरफ। उत्तर पूर्व में आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय और आपका एक और है त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा। हाँ, यहाँ पर आते हैं आपको अरुणाचल। आपको इसी से पता चल गया होगा कि जहाँ एसटी नहीं है, एससी एसटी दोनों नहीं है, तो उस पे कौन कौन से थे? अरुणाचल, नागालैंड, इसकी चर्चा मैं पहले कर दिया था, सिक्किम। ठीक, और फिर इसके साथ मेघालय और त्रिपुरा।
ठीक है। यहाँ आपकी एसटी का कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो कुल मिला के 15 ऐसे करीब राज्य हैं जहाँ पर एसटी का रिजर्वेशन नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़िएगा तो दिमाग में आएगा। अगर सीरियल बनाएंगे तो ऊपर से यहाँ तक यहाँ आ जाए, फिर उत्तर में ले लें, फिर यहाँ ले लें, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अब लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य निर्वाचन होने की क्या योग्यता है? पहला तो दिया गया है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बनाया गया था। जन प्रतिनिधित्व कहा जाता है कि यह जनता के प्रतिनिधि हैं, इनके लिए संसद ने अधिनियम बनाया और उस अधिनियम के द्वारा इनकी योग्यता तय की गई कि क्या होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो लोकसभा के लिए एक तो पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, ठीक। दूसरा पागल दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया ना हो। तीसरा लाभ का पद ना हो, लाभ का पद धारण न करता, ठीक। देखिए लाभ के पद के विषय में आपके अनुच्छेद 102 में उल्लेख है। 100 कोई मंत्रि परिषद का सदस्य जो होता है वो लाभ का पद नहीं माना जाता, ठीक है। अब देखिए लाभ का पद ना हो और इसके साथ इसकी उम्र जो है, उम्र 25 वर्ष, 25 वर्ष, ठीक है। ये इसके लिए लोकसभा के सदस्य के लिए एक शर्त है, ठीक है। उम्र 25 वर्ष। यहाँ राज्यसभा जब हम अभी तो पढ़ा नहीं रहे, लेकिन अंतर याद रखिएगा कि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है उसके सदस्य बनने के लिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की उम्र, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए कितने वर्ष की उम्र है, कोई बताए? राष्ट्रपति के लिए कितने वर्ष की उम्र है? 35। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। वेरी गुड, ठीक है, ये होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वह कौन सा व्यक्ति है कि जो इसके मतदान में भाग ले सकता है, ठीक। देखिए प्रत्यक्ष मतदान उसे कहते हैं कि जब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है तो वो प्रत्यक्ष मतदान कहलाता है, ठीक है। अब प्रत्यक्ष मतदान या परोक्ष मतदान उसे कहा जाता है जब जनता के अतिरिक्त वो ना चुने, कुछ विशेष वर्ग के लोग उसका चुनाव करें, उसे अप्रत्यक्ष या परोक्ष मतदान कहा जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, और प्रत्यक्ष मतदान में भारत के नागरिकों को, ठीक है, जिसकी एक खास उम्र है, उस उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। बताइए उसके लिए कितने वर्ष की उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष। सर 21 वर्ष जी सर 21 वर्ष होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। 21 वर्ष, वेरी गुड। 18 कौन भाई? 18 वर्ष, बताइए सही कौन है? सर 21 वर्ष सही है। 21 वर्ष सही है। बेटा थोड़ा सा अपडेट होइए, ठीक है। आपके 61वें संविधान संशोधन, ठीक, इस संविधान संशोधन के द्वारा उम्र को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष,
ठीक है। अब यह 18 वर्ष की उम्र, ठीक है, यह संविधान संशोधन शायद 1989 का है, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा उम्र घटाकर पहले 21 वर्ष था, अब कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति जो वहाँ की निर्वाचक सूची में अपना नाम डलवा ले, उसका नाम हो, वो मत देने का अधिकार रखता है, ठीक है। अब 18 वर्ष कर दिया गया, इसलिए गलत मत करिएगा, पहले सर था आज टेस्ट ले लेकिन रहे थे उसमें 21 वर्ष सही था। जी। सर आज टेस्ट ले रहे थे सर, एक टेस्ट बुक का साइट चल रहा है सर, उस पे टेस्ट ले रहे थे तो उसमें 21 वर्ष लिया था। अब बेटा क्या बताएं कौन सा टेक्स्ट बुक था, क्या था, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जी सर। कि 18 वर्ष का व्यक्ति मतदान का अधिकारी है। और ये भी, और इससे भी अधिक, क्योंकि 18 वर्ष तो आम लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन इससे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाने की कमीशन के द्वारा संभावना है वो है कि किस मतदान संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये लागू किया गया, ठीक है। जी सर। हाँ जी बताएं। हाँ भाई 18 वर्ष लगाया तो संशोधन हो गया ना, तो इसलिए 18 वर्ष होगी। चलिए अब ये हो गया। अब लोकसभा के विषय में अब आप आ जाइए कि लोकसभा का एक अधिकारी होता है जो प्रमुख अधिकारी है, जो लोकसभा के का संचालन करता है, उसको क्या कहा जाता है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, बताएं। सर ओम बिरला है। ओम बिरला, ओम बिरला ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष। जब हमारी संसद, अच्छा, हमारी संसद का जब गठन हुआ था तो जो पहले अध्यक्ष थे उन अध्यक्ष का नाम क्या था, जीवी मावलंकर। ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, पहली, ठीक है, 1951 से लेकर, और ये एक साल पहले देहांत हो गया था। तो जीवी मावलंकर जो है ये पहले लोकसभा अध्यक्ष माने जाते हैं, ठीक, माने जाते क्या, वो है, ठीक है। इसके बाद एक लोकसभा की अच्छी खासी फहरिस्त चली आई है, जो वर्तमान में लोकसभा 19 से लेकर 24 के बीच का जो लोकसभा है वो लोकसभा 17वां लोकसभा है, 17वें नंबर की लोकसभा। क्योंकि लोकसभा का जो जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। अब 5 वर्ष के बाद लोकसभा विघटित हो जाती है और उसके बाद पुनः चुनाव कराया जाता है। और आपको पता होगा कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, जैसे 2024 में चुनाव होना है, ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में गतिमान है वो 17वीं लोकसभा गतिमान है, ठीक है। और 5 वर्ष के लिए सदस्य चुने जाते हैं। इनका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है और ये इसकी पूरी व्यवस्था करता है। जब मैं निर्वाचन आयोग की चर्चा करूंगा तब इस बात का जिक्र करूंगा कैसे होता है, ठीक है। अब जब लोकसभा के सदस्य गठित मतलब चुन के आते हैं तो उनकी फिर कार्रवाई प्रारंभ होती है। जब कार्रवाई प्रारंभ होती है तो उसमें एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक। अध्यक्ष उसे बनाया जाता है जो लोकसभा का वरिष्ठ व्यक्ति होता है। और जब वरिष्ठ व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा उसके कार्यों को संचालन करने के लिए शुरुआत में, ठीक है। आप भी देखते हैं कोई भी सभा आमंत्रित की जाती है या होती है, ऑर्गेनाइज की जाती है, तो हम उसको ये क्या कहते हैं, अध्यक्ष नामित करते हैं। तो इसी तरीके से जो पहली बार गठित होगी और उसके जो वरिष्ठ सदस्य होंगे उसको मतलब अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा और जिसे क्या कहा जाएगा, प्रोटेम स्पीकर उसका नाम होता है।
प्रोटेम स्पीकर। और ऐसे क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर क्या करता है कि वह सदस्यों को शपथ दिलाता है और कार्रवाइयों को संचालित करता है। फिर उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और उसमें जिसको अधिक पद प्राप्त होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है। तो इस प्रकार से जो अस्थायी रहता है उसे प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वो पहली लोकसभा जब गठित होगी तो वो कार्रवाइयों को संचालन करने के लिए अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है। तो पहले अध्यक्ष हमारे कौन थे, ओम बिरला थे। हमारे यहाँ कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने। उस पे एक नाम आपका अनंत शयनम आयंगर, ये दूसरे मेरे अध्यक्ष थे और ये दूसरे तीसरे दोनों बार के अध्यक्ष बने। इनको 2 बार चुनाव, ये बार 2 बार चुने गए थे। उसके बाद एक आपके बनते हैं हुकुम सिंह, ये भी 2 बार चुने गए थे। और उसके बाद आपके नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के राष्ट्रपति हुए थे वो भी 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। नीलम संजीव रेड्डी, ये भी 2 बार बने थे। उसके बाद आपका एक बलराम जाखड़, और फिर जीएमसी बाला योगी, इनकी एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जीएमसी बाला योगी, ठीक। ये ऐसे लोग हैं जिनको 2 बार लोकसभा की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब हम इसलिए इसको चर्चा कर दे रहे हैं कि हो सकता है कि पूछ ले निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो 2 बार लोकसभा की अध्यक्षता किया था। तो आप अनंत शयनम अयंगर, हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, बलराम जाखड़ और जीएमसी बाला योगी। और इसमें से नीलम संजीव रेड्डी ऐसे थे जो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब हमारी लोकसभा जब गठित हो जाती है तो गठन होने के बाद उसमें एक स्पीकर का चुनाव किया जाता है और एक डिप्टी स्पीकर रहता है जिसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जानते हैं। आपके आर्टिकल 93 में इसका जिक्र है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जिक्र कहाँ है, उन आर्टिकल 93, ठीक। और इसमें तो चुने जाने का है और आर्टिकल 94 में इनको पद से हटाने का, पदच्युत करने का जिक्र किया गया है, ठीक है। चुने जाने में क्या है कि जो मतदान के द्वारा जो अधिक मत प्राप्त कर लेता है वह अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 पद महत्वपूर्ण है। जब कभी लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देगा तो लोकसभा अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट पद है। जब वो त्यागपत्र देगा तो वो त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति देता है तो राष्ट्रपति को। इसी तरीके से अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देगा तो अध्यक्ष को, ठीक है। हम राज्यसभा जब आएंगे तो राज्यसभा में सभापति होता है, उपसभापति होता है। सभापति कौन होता है आपका, वह उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। और उपसभापति कौन होता है, एक बनाया जाता है जो निर्वाचित होता है, मतलब उसमें चुना जाता है, ठीक है। वो जब अपना त्यागपत्र देगा तो किसको देगा, आपके उपराष्ट्रपति को, यानी कि लोकसभा के और राज्यसभा के उपसभापति को अपना त्यागपत्र देगा, ठीक है। तो ये 93-94 में इसका जिक्र है। लोकसभा अध्यक्ष बहुत पावरफुल पद है, इसको केंद्रीय मिनिस्टर के समान, इसको उससे भी अधिक इसको दर्जा प्राप्त है लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। और यह राष्ट्रपति और सदन के बीच में
राष्ट्रपति और सदन यानी कि लोकसभा के बीच में ये मीडिएटर की भूमिका, मध्यस्थता की भूमिका, यानी कि अगर कोई लेटर सदन के द्वारा राष्ट्रपति को जाता है तो वो लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से ही जाता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की समस्त कार्रवाइयों का जिम्मेदार होता है। लोकसभा के प्रशासन से लेकर सारी जिम्मेदारी उसी की होती है। अब इसमें हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष को जो सदन की कार्रवाई है, एक तो कार्रवाई संचालन करने की उसके शक्ति प्राप्त है। उस सदन में कब कौन सा प्रश्न उठाना है, किस सदस्य को बोलने का अवसर देना है, कितने मिनट तक बोलने का अवसर देना है, कितने उस सदन में अनुशासन स्थापित करना, सदन के सदस्यों में अगर कोई ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं उनको निलंबित करने का अधिकार, ये सब लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक, सदन का सत्रावसान करना मतलब कार्यवाही को स्थगित करना, कुछ दिन के लिए निलंबित करना, ये सब अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, और कभी किसी विधेयक पर जब चर्चा होती है, चर्चा पे मतदान करवाने का अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है, और वह मतदान में तब तक भाग नहीं लेता जब तक उसकी जरूरत ना पड़ जाए। यानी कि जब बराबर का मत किसी विधेयक पर पड़ता है तो वह लास्ट मतदान के लिए वो व्यक्ति आता है लोकसभा अध्यक्ष, उसके पहले वो मतदान नहीं करता। ठीक है, अगर किसी मुद्दे पर बराबर की लड़ाई हो जाए, ठीक है, जैसे 200 वोट जो है विपक्षी को मिल गया, 200 वोट, तब ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष मतदान करेगा। ठीक है, ये लोकसभा अध्यक्ष बहुत ही पावरफुल पद है, हमारे यहाँ ओम बिरला को मिला हुआ है। ये किसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इसके दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। सभी कार्य महत्वपूर्ण है, लेकिन दो ऐसे हैं जो दिमाग में रखने के लिए है, आपके कंपटीशन में आने की संभावना है। एक है कि धन विधेयक, वह कौन सा विधेयक धन विधेयक है, ठीक है, इसको कौन बताता है? लोकसभा अध्यक्ष बताता है। विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करना, ठीक है। किसी को पता है कि धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है? 110 में सर। 110 में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक आपका ये है धन विधेयक, परिभाषा किसमें दी गई है? आर्टिकल 110। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है, जब संयुक्त बैठक होती है राज्यसभा और लोकसभा की, ठीक है, उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें है? सर 108 में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। संयुक्त बैठक, ठीक, की अध्यक्षता, ठीक है, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, और यह आपके आर्टिकल 108, ठीक है। ये समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, 110 और 108। इसके बाद आपके 112 जो बजट, 100 आपके 15 लेखानुदान, 116 अतिरिक्त अनुदान, 117 वित्त विधेयक, ये सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे जब विधेयक के विषय में करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा लोकसभा की चीज। आप पहली बात ये दिमाग में रखिएगा कि लोकसभा या सदन की कार्रवाइयों की सारी जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। ठीक है, और दो चीज दिमाग में रखिएगा, ये धन विधेयक और संयुक्त बैठक। ठीक, अब किसी को निलंबित करना है, किसी को कुछ करना, हाँ एक चीज और कि संसद के सदस्यों की योग्यता का जब प्रश्न आएगा, ठीक है, तो योग्यता के प्रश्न या अयोग्यता के प्रश्न, योग्यता का प्रश्न नहीं, अयोग्यता का प्रश्न, अयोग्यता का प्रश्न, इसका विनिश्चय कौन करता है? संसद के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? बोले?
देखिए यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जब जी नहीं, अब यहाँ दो चीजें हैं, दो चीजों में आप ध्यान रखिएगा। ऐसे चुनाव से संबंधित और सब बातों से संबंधित अगर अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो इसका विनिश्चय करता है राष्ट्रपति, ठीक। लेकिन अगर दल बदल से संबंधित, ठीक, अगर इससे अयोग्यता का प्रश्न का विनिश्चय करना है तो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा, ये डिफरेंशिएशन जो है वो थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर उसके चुनाव से संबंधित किसी और प्रश्न से संबंधित अयोग्यता का प्रश्न है तो राष्ट्रपति करेगा, निर्वाचन आयोग की सलाह मशविरा ले लेगा, ठीक। लेकिन अगर दल बदल से संबंधित मैटर है, ठीक है, तो अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। ये बहुत है। और यह आर्टिकल 103 में अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय जो है वह आर्टिकल किस में है? 103 में, अनुच्छेद 103। देखिए जिन आर्टिकल्स की चर्चा हम कर रहे हैं उनको आप एक अलग उस पर बना लीजिए, बाद में कभी देखना जब हो तो आप इसी तरीके से देखिएगा। आर्टिकल 80 क्या है, 81 क्या है, 93 क्या है, 94 क्या है, 102 क्या है, 103 क्या है, ठीक है। इस तरीके से अगर रहेगा तो दिमाग में फीडिंग बहुत जल्दी होती है। तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा किस प्रकार की उसकी का अधिकार है, इसकी चर्चा हम थोड़ा कर लेते हैं। लोकसभा के अधिकार क्या है? एक तो कार्यपालिका विधायिका संबंधी अधिकार, विधायिका संबंधी अधिकार। दूसरा आपका कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण लोकसभा के अधिकार है। तीसरा अधिकार है वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार। चौथा है आपका संविधान संशोधन संबंधी अधिकार, संशोधन संबंधी अधिकार, ठीक। एक आपका है पांचवा आपातकालीन अधिकार। ये सब अधिकार आपके लोकसभा के। हम चर्चा करेंगे विधायिका संबंधी अधिकार जो है, यानी कि कोई विधेयक जब तक लोकसभा उसे पारित नहीं करता, चाहे वो राज्यसभा, देखिए विधेयक किसी में भी आ सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वह किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन एक सदन से दूसरे सदन जाएगा और दूसरे सदन के बाद वह राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो यानी कि विधान बनाने संबंधी अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा को है, ठीक। और विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। एक विधेयक साधारण विधेयक कहलाता है, एक संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है, और एक संविधान संशोधन के साथ साथ राज्यों की सहमति प्राप्त करते हुए संविधान संशोधन जब हो वो विधेयक कहलाता है। जो साधारण विधेयक होता है उसको साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। जैसे कि अगर लोकसभा में 545 सदस्य हैं, ठीक है, तो 545 का आधा कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए, उतने सदस्य उस साधारण विधेयक को पारित कर देंगे, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक में क्या होता है कि उस सदन के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से वो संविधान संशोधन विधेयक पास होगा। अब आर्टिकल हमारे संविधान में बहुत सी चीजें वो डिफाइंड है कि कौन से साधारण बहुमत से पास होगा, कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ेगा
और कौन से ऐसे विधेयक हैं जहां पे राज्य की आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है, तब उस विधेयक को पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के विधेयक है। और एक ध्यान और रखिएगा कि संयुक्त बैठक कभी भी संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं होती, आधे से अधिक राज्यों वाले विधेयक पर नहीं होती। संयुक्त बैठक हमेशा साधारण विधेयक को पास कराने के लिए होती। 108 जो है वो संविधान संशोधन के लिए नहीं है। 108 जब भी पारित होगा लोकसभा से अलग होगा, राज्यसभा से अलग होगा। क्योंकि जब संयुक्त बैठक हो जाती है तो लोकसभा में सीटों की संख्या 545, राज्यसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में 245 है और मैक्सिमम 250 हो सकती है। ठीक, अब आधे से अधिक करीब सदस्य उसके हैं तो यहाँ लोकसभा भारी पड़ जाता है। शक्तियों के मामले में लोकसभा निम्न सदन तो है, लेकिन शक्तियों के मामले में राज्यसभा से अधिक उसको पावर है। इसलिए पावर है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, अनुदान मांगे राज्यसभा में नहीं आ सकती, अनुपूरक अनुदान राज्यसभा में नहीं आ सकता, बजट राज्यसभा में नहीं आ सकता। ठीक है, सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इसके पास अधिक पावर हो जाती है संयुक्त बैठक के दौरान। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लोकसभा शक्तियों के मामले में राज्यसभा से अधिक पावरफुल है। तो एक आपका हो गया विधायिका संबंधी अधिकार, और दूसरा है कार्यपालिका संबंधी अधिकार। कार्यपालिका संबंधी अधिकार में क्या है, जो मिनिस्टर्स रहते हैं वो मिनिस्टर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति 75(3) लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और लोकसभा के प्रति अगर उत्तरदायी होंगे तो लोकसभा का अधिकार मिनिस्टर्स पे होगा, उनकी कार्यप्रणाली पे होगा, विभागों पे होगा। इसलिए कार्यपालिका से संबंधित अधिकार, वो किसी भी विषय पर किसी भी मंत्री से प्रश्न कर सकते हैं, पूरक प्रश्न कर सकते हैं, उसमें बहस करवा सकते हैं सदन में। ठीक है, तो यह कार्यपालिका संबंधी अधिकार हो गया। वित्तीय संबंधी अधिकार में मैंने आपसे चर्चा की कि लेखानुदान से लेकर धन विधेयक, बजट, वित्त विधेयक, ये सब लोकसभा में होते हैं, इसलिए लोकसभा का ये अधिकार है। संविधान संशोधन संबंधी अधिकार भी, ठीक है, ये अलग अलग पावर दिए गए हैं, राज्यसभा को अलग और यहाँ पे अलग। संविधान संशोधन 368 के द्वारा किया जाता है। आपातकाल में भी आपके लोकसभा से अलग पारित करवाना होता है और राज्यसभा से अलग पारित करवाना होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकसभा के ये अधिकार है। ठीक है, इसमें 3 अधिकार को आप महत्वपूर्ण रूप से जानिएगा। एक तो विधेयक से संबंधित अधिकार, दूसरा आपका कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधित अधिकार, और तीसरा वित्त संबंधित अधिकार। और बाकी दोनों जो है ये करीब ये आपको राज्यसभा लोकसभा दोनों पे मिल जाए। ठीक है, तो ये आज लोकसभा के विषय में हम लोगों ने चर्चाएं की। जिस आर्टिकल की चर्चा की उसको भी आप अपने जहन में रखिएगा, यहाँ प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। इसलिए अच्छा, राज्यसभा इसके बाद तो आज तो टाइम नहीं है, कल मैं कोशिश करूँगा कि राज्यसभा में पढ़ाऊँ। हाँ, एक चीज़ और आपको सूचना देना चाहता हूँ, कल टाइमिंग में हो सकता है फेरबदल भी हो, मैं आपको सूचित कर दूंगा ग्रुप के द्वारा। और बहुत अगर स्थिति नहीं रहे, अगर मतलब अपरिहार्य स्थिति रहेगी तो हो सकता है क्लास ना भी हो, लेकिन मैं ग्रुप के द्वारा आपको सूचित कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं सस्पेंड करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को शुभ कामना।